नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ लिए हैं, ठीक है, और संविधान से संबंधित समितियां पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान इतना खूबसूरत है, साथ ही साथ संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने का भी ये एक माध्यम होगा। साथ ही साथ कैसे इसे संविधान की आत्मा तक कहा जाता है और कैसे वास्तव में ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, कैसे संविधान निर्माताओं के जानने और समझने की कुंजी है यह भी देखेंगे। कैसे ये हमारे संविधान की, ठीक है, हमारे संविधान का दर्पण है, ये सब कुछ इसमें पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ हम लोग इससे वो सारे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करेंगे जो पेपर में एट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, प्रेम्बल या प्रस्तावना के बारे में बात किया जाए, क्या है तो आप कहना संविधान की वो सारी खासियत, सारी खूबियाँ, ठीक है, इसी प्रस्तावना में ही निहित हैं। अर्थात यदि पूरा संविधान की विशेषता जाननी हो तो आप केवल और मात्र केवल इस प्रस्तावना को पढ़ लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारा भारत का संविधान कितना खूबसूरत है, ठीक है। तो चलिए प्रस्तावना को हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको फ़िल्टर करता जाऊँगा और आप आखिरी में यहाँ पर कुछ यूनिक पॉइंट निकाल लीजिएगा, वही आपके पेपर में एट इट इज छपता है। देखिए स्टार्टिंग है कि हम भारत के लोग अर्थात कौन, कोई विदेशी नहीं, हम स्वयं अर्थात भारत की संपूर्ण जनता, हम भारत के लोग भारत को, किसको, भारत को एक, लिखा है देखिए आगे, एक, दो नहीं, एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं इसका जिक्र इसमें किया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो हमारा राष्ट्र, मतलब हमारा देश आंतरिक और अपने बाह्य अर्थात अपने आंतरिक मामले और अपने विदेशी मामलों के संबंध में विधि बनाने और विधि को लागू करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। अर्थात ना विधि बनाने में और ना ही उसे लागू करने में किसी अन्य देश का हमारे ऊपर क्या हो, कोई भी हस्तक्षेप हो। ऐसा ही देश हमारा देश है और ऐसा ही देश क्या कहलाता है, सोवरेन कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। समाजवादी देखिए और पंथ निरपेक्ष देखिए, यहाँ पर मैंने अलग पेन से लिखा है, अर्थात कहने का मतलब ये है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह मूल संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं था और हमारी संविधान की प्रस्तावना में जब संविधान संशोधन होगा उसके बाद पहली बार और अब तक में पहली बार यही शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अर्थात देखिए उसके आगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कैसा तंत्र है हमारे यहाँ का तंत्र लोकतंत्रात्मक है। अर्थात अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा जाए तो कहते थे कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा स्थापित जो तंत्र होता है वही वास्तविक लोकतंत्र है। तो क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र है? वास्तव में आप ऐसे खूबसूरत देश में रहते हैं जहाँ पर वास्तव में लोकतंत्र है, ठीक है। हम भारत के लोग ही क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और वो जा कर के संविधान के निहित काम करते हुए संसद में बैठते हैं। अर्थात हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, हम हैं, भारत के लोग हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे लिखा है गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य की बात करें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस लाइन में बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में आता है, आप देख लेंगे सारे पेपर को तो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य का मीन्स होता है ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष, जिसका राष्ट्र का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी, ठीक है, वो कैसे हों, वो वंशानुगत न होकर के कैसे हों, निर्वाचित होते हों, ऐसे राज्य को गणराज्य कहा जाता है। तो हम सोचिए, हम लोग देखिए कि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं, क्या वंशानुगत होते? यदि वंशानुगत होते तो आज समझ रहे हैं ना कौन बनते राष्ट्रपिता, आज कौन बनते, क्योंकि वो पैतृकवाद आज भी चल रहा है, ठीक है, राजनीति में
वही कांग्रेस के लोग आज क्या होते, राष्ट्रपति होते। समझ गए आप। तो गणराज्य, इससे ये बात भी आपको समझ में आ गई कि कैसे संविधान निर्माता दूर तक सोचते थे कि अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ना कि वंशानुगत होना चाहिए। ठीक है, तो वंशानुगत पॉइंट पे आप इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। बनाने के लिए अब आगे देखिए, तथा अर्थात हमने अपने देश भारत को क्या बनाएंगे, ये बात यहाँ उल्लिखित है। ठीक है, अब उसके आगे लिखा है तथा उसके समस्त नागरिकों को। भारत को बना लीजिए, बनाने की बात की गई, अब उसके नागरिकों का भी ख्याल रखा गया है। ठीक है, कि अब हम उसके नागरिकों को क्या क्या करने वाले हैं, ये सारा उल्लेख है। ठीक है, इसके पहले अब हम ये दो शब्द यहाँ पर डिस्कस कर लें। समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है, वास्तविक समाजवाद का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ पर सभी रिसोर्सेस, सभी संसाधनों पर क्या हो, सरकार का पूर्ण रूप से क्या हो, अधिकार हो। ठीक है, ऐसे राष्ट्र को क्या कहते हैं, समाज, ऐसी विचारधारा को समाजवाद कहते हैं। परंतु हमारे यहाँ प्योर समाजवाद नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। ऐसी विचारधारा थी लोगों की। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से यदि सरकार का ही हस्तक्षेप हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है। अर्थात कुछ सरकार का भी जहां आवश्यक हो सरकार का अधिकार हो और बाकी प्राइवेट का भी अधिकार हो, इसीलिए देश का अच्छा ग्रोथ होगा। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक। हमारे यहाँ देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है, इसे ही सेकुलर कहते हैं। हम इस समय जानते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा आज़ादी है अभिव्यक्ति करने की कि वहाँ पर सेकुलर शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में आप सुनेंगे भारत में। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि ऐसा देश, हमारा देश ऐसा देश है जिसमें पंथ निरपेक्ष है। अर्थात कोई भी राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि किसी धर्म को, एक धर्म को बढ़ावा न देकर के सभी धर्मों को क्या करेगा, साथ लेकर के चलेगा। इस प्रकार किसी भी एक धर्म के प्रति क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसा है हमारा भारत देश। ठीक है, बट ये बाद में जोड़ा गया है, हम लोग इसे देखेंगे। अब देखिए, उसके नागरिकों को, अर्थात भारत के नागरिकों को क्या क्या करना चाहते हैं संविधान निर्माता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अर्थात हमारे देश के नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक गतिविधि में जाए या राजनीतिक गतिविधि में जाए, ठीक है, उसे क्या है, कोई भी भेदभाव समाज में ना रह जाए। ठीक है, ऐसा न्याय उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही वर्ग, जैसा कि आप लोग इस समय देखते हैं कि काफ़ी ब्लेम लगाया जाता है, इन्हीं को क्यों भारत के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने को दिया जा रहा है, सब इन्हीं को अलॉट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो इसी बात को संविधान निर्माताओं ने पहले ही सोचा है कि सभी को ऐसा न्याय होना चाहिए। अर्थात आपकी मर्जी कहे तो आप क्या करिए, पढ़ाइए, आपकी मर्जी कहती है तो आप नौकरी करिए, आपकी मर्जी करती है आप क्या करिए, ठीक है, लोहे का व्यापार करिए, आपकी मर्जी करती है सोने का व्यापार करिए। अर्थात कोई भी आर्थिक गतिविधि में भाग लेना है, उसे करना है, आप इसके लिए क्या है, स्वतंत्र है। ऐसा जस्टिस दिया गया है, अर्थात कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, इसका मतलब देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ जब आप देख रहे हैं ऐसे बहुत से लीडर को देखे होंगे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, तो हमारे यहाँ की ऐसी न्यायिक व्यवस्था है कि देख रहे हैं ना कि राजनीति में भी न्याय है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। कोई चाहे तो अपने नेतृत्व के बल पे क्या है, ग्राउंड से उठ करके वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये हमारे देश की क्या है, खूबसूरती है। ऐसा संविधान निर्माताओं के द्वारा क्या है, न्याय का प्रबंध किया गया है हमारे संविधान में, और ये उनकी बात इस प्रस्तावना में भी दिखती है। ठीक, आगे देखिए, उन्हीं नागरिकों में और क्या क्या दिया गया है, बात की गई है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता। हमारे
संविधान की यही सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक राज्य की क्या जिम्मेदारी होगा, क्या उसे अधिकार मिलेगा, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, विचार हमारे मन में, हमारे समाज में, हम अपने घर में क्या विचार रखते हैं, अपने मन में क्या विचार रखते हैं, इस बात की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। इस बात तक का उल्लेख हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे प्रस्तावना में या संविधान में जोड़ के रखा है। साथ ही साथ वह विचार, जैसे मेरे मन में आता है एक विचार, ठीक है, कि ऐसे राजनीतिक लोगों की शादी करा देनी चाहिए जो शादीशुदा नहीं है। शादी होने से क्या है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आदमी ज़्यादा समझने लगता है, बट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा मेरे मन में अभी विचार था, और उस विचार को यदि मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, अब ये यूट्यूब चैनल पे हो गया, तो इस प्रकार वो क्या हो गया, वो मेरी बात अभिव्यक्त हो गई है, ठीक है। अब अभिव्यक्त करने का ये मतलब नहीं होता है केवल मुंह खोला और कुछ भी बोल डाला, ठीक है। अभिव्यक्ति में तरीके कई हो सकते हैं, चाहे बोलना भी हो सकता है एक तरीका, आप पोस्टर दिखा करके, मुंह पर पट्टी बांध करके, बाह में पट्टी बांध करके, ठीक है, आप पूरे शरीर पे टैटू बना करके, मतलब अभिव्यक्त माने होता है किसी विचार को प्रदर्शित करना, ठीक है। इस बात की भी स्वतंत्रता है, और आप तो जानते हैं भारत में इससे बेहतरीन कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, कोई कुछ भी वोमिटिंग करता रहता है, ठीक है, कहता है मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। ऐसा खूबसूरत देश है। अगर यही चीज़ चाइना में या उत्तर कोरिया में ऐसी अभिव्यक्ति दे दिया जाए, ठीक है, अगर की जाए, तो आप समझते हैं क्या होगा। विश्वास का ये मतलब है कि हमारा विश्वास है कि पीपल के पेड़ में देवता बसते हैं। भले ही वास्तविक उसका महत्व तो ये है कि पीपल में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और हम पूजा करते हैं क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, हमारा उसमें विश्वास है, लोगों का विश्वास है मस्जिद में या मंदिर में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब धार्मिक हो सकता है, किसी का किसी में विश्वास हो सकता है। जैसे मेरा विश्वास है कि इस ट्यूबलाइट से क्या है, हम सभी को रोशनी मिलती है, ठीक है, तो ये विश्वास है, इसकी भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विश्वास की भी स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता की भी बात की गई है भारत में। इससे खूबसूरत देश अन्य कहीं देशों में ज़्यादा देखने को मिलेगा ही नहीं विश्व में। कोई भी धर्म, किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, व्यक्ति को, नागरिकों की बात कर रहे हैं, कोई भी नागरिक इस बात से स्वतंत्र है कि वो चाहे कोई भी धर्म अपना ले। आज वो हिंदू है, कल वो किसी अन्य में जाए, कल वो कोई अन्य धर्म का है, वो हिंदू में आए, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी धर्म आप अपनाने की स्वतंत्रता रखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वी.आर. अम्बेडकर जी क्या हैं, बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उपासना की भी स्वतंत्रता है। ऐसा खूबसूरत देश कहाँ मिलेगा। जैसे आपकी मर्जी है। जितने लोग पूर्वांचल के होंगे वो जानते हैं, छठ में क्या है, आस्था है, लोगों की उपासना का एक तरीका है कि पानी में जाते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, ठीक है। तो ये उपासना का तरीका हो सकता है। लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लोग एक पाँव पे कुछ देर खड़े रहते हैं, लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, ये उपासना के तरीके हैं, ठीक है। तो इस बात की भी स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी है उपासना के तरीके में क्या है। जैसे जैनिज्म है, ठीक है, उनकी उपासना का तरीका है कि वो अपने शरीर को क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो दुख देते हैं, ठीक, जैसे वो अपनी दाढ़ी को क्या करते हैं, खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उखाड़ देते हैं। इस तरीके से क्या है, उपासना का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, समझ गए, ठीक है। इसकी भी स्वतंत्रता हमारा देश देता है, हमारा संविधान देता है। तो ये है इस हमारे संविधान की खूबसूरती। साथ ही साथ देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता, अर्थात समानता का भी जिक्र है। न्याय का जिक्र हो गया, स्वतंत्रता का किया गया है, और समानता का भी है। और किस प्रकार की प्रतिष्ठा, आपने देखा मोदी गवर्नमेंट में आपने देखा यह काम कि प्रतिष्ठा, सभी लोग प्रतिष्ठित जीवन जी सकें, अर्थात किसी में किसी को देख करके अपने अंतर मन में हीनता ना आए। इसीलिए आपने देखा कुछ कार्य बाद में भी अभी किए गए, जो गाड़ी पर क्या है, बेवजह के लोग, ठीक है, हूटर या ये सब लगवा देते थे, तो जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उनकी गाड़ी से ये सब हटा दिया गया, लाल बत्ती हटा दिया गया, ताकि लोगों के अपने मन में और दूसरे के प्रति क्या हो,
हीनता ना आए, सभी लोग प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 18 में, तो उसमें देखने को मिलेगा कि उपाधियों का अंत, अर्थात उपाधियों का अंत करने की ज़रूरत क्यों थी? अरे आप अपने नाम के साम आगे लगा लेते लॉर्ड साहब, ठीक है, बट जब कोई व्यक्ति के नाम के आगे ऐसे कोई शब्द होंगे तो जब वो व्यक्ति किसी अन्य के नॉर्मल व्यक्ति के पास बैठेगा तो वो दोनों में क्या होगा, मन में जो नॉर्मल व्यक्ति है उसे लगेगा कि यार ये बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या है, हीन फील करने लगेगा। इन्हीं चीज़ों को देख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी समानता की बात कही है, ठीक है। और अवसर की समानता तो आप अच्छे से इस बात से समझ सकते हैं कि कौन कहता था कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं, ठीक है, अवसर न मिलने की वजह से वो पीछे थी। कौन कहता था कि वो बीएसएफ में नहीं जा सकती, फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती, लेकिन और वो अंतरिक्ष में नहीं जा सकती। आज उन्हें क्या है, आज उन्हें अवसर मिल रहा है तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं हैं। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना सोचा था कि प्रतिष्ठा के साथ अवसर की समता होनी चाहिए। सभी को क्या होना चाहिए, हर वर्ग, हर समाज, हर लिंग, धर्म, सभी को क्या हो, सभी को समानता मिलनी चाहिए, सबको अपना जीवन बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए। तो उन नागरिकों को समानता प्राप्त कराने के लिए आगे देखिए, तथा उन सब में, अब देखिए उन सब में अर्थात व्यक्ति को क्या क्या मिला ये बात की गई, न्याय, स्वतंत्रता और समता। साथ ही साथ उनमें, उन सब में व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, 2 घंटा कोई मार दे। बताइए क्या आपकी गरिमा आपको, ठीक है, आपको परेशान नहीं करेगी? कहेंगे मैं किस राष्ट्र में पैदा हो गया हूँ, यहाँ पर किसी को अपनी किसी डिग्निटी को लोग रहने ही नहीं देते, ठीक है। तो आप गरिमामय जीवन तभी जी सकते हैं, ठीक है, जब आपको सारी आज़ादी, सुविधा, ठीक है, मिल रही होगी, तभी आप गरिमामय जीवन जी सकते हैं। राष्ट्र की एकता एक आंतरिक मतलब आध्यात्मिक एक विचार है, जो जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं तो उससे क्या है, इंटीग्रिटी, एकता बढ़ती है, ठीक है। वो भूमि पर दिखाई नहीं देती, ज़मीन पर दिखाई नहीं देती कि ज़मीन का भाग मतलब भारत का कुछ टुकड़ा जुड़ जाए या टुकड़ा अलग हो रहा है, ऐसा विचार नहीं, बल्कि मन की बात है, ठीक है, कि भ्रातृत्व जब बढ़ता है तो क्या है, इंटीग्रिटी आती है, लोगों के साथ अच्छे से रहना, ये सब क्या है, राष्ट्र की एकता को प्रमोट करता है। अराजकता नहीं फैलेगी तो एकता आएगी, ठीक है। तो गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए यहाँ पर मैंने अलग पेन से लिखा है, इसका ये मतलब हो गया कि एक वर्ड कौन सा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 ऐसे शब्द हो गए टोटल, जिन्हें संविधान की मूल प्रस्तावना में इनका उल्लेख नहीं था, बाद में हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शब्द हैं, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अर्थात यहाँ पर देखिए यह एक मानसिक, अर्थात यह एक आध्यात्मिक और मानसिक सोच है जो राष्ट्र की एकता का जिक्र करता है। परंतु आगे देखिए, और अखंडता जिसे बाद में जोड़ा गया है, यह एक कैसी है, भौतिक है। ये कैसी है, भौतिक। भौतिक का मतलब ये है, ये लैंड मास से रिलेटेड है, अर्थात ज़मीन से रिलेटेड है कि भारत का भाग अखंड रहना चाहिए। भारत का भाग कैसा होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि पीओके क्या है, भारत का अभिन्न और अखंड अंग है, इसलिए उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये अखंडता की बात है, ठीक है। तो अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया, जिसका मतलब होता है भौतिक या जमीन की बात होती है, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता मतलब जानते हैं आप, बंधुता माने भाईचारा। आप देखो किस प्रकार संविधान निर्माताओं की सोच थी कि वो कहते हैं कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अर्थात भाईचारा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि यदि भाईचारा बढ़ेगा तो वो अपने आप वो राष्ट्र क्या होगा, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। देखिए बंधुता माने भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अर्थात सिर्फ आपको न्याय नहीं मिला है, सिर्फ आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, सिर्फ आपको
समता नहीं मिली है, बल्कि आपको क्या है, एक संकल्प भी दिलाया गया है। हमारी प्रस्तावना में पेपर में आता है कि हम किस प्रकार का संकल्प लेते हैं, तो उसमें संकल्प किस चीज़ का है। आपको एकदम बिल्कुल फिल्टर आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पर है देखिए, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का ही तो हम को बढ़ाने वाले बंधुत्व का ही तो हम दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसलिए हम लोग संकल्प भी लेते हैं इस होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारा देश क्या है, हमारे देश में संविधान सभा 389 सदस्यों ने हमारा ये संविधान बना करके तैयार किया था। उसी का उल्लेख इस प्रस्तावना में है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अंगीकृत अर्थात अंगीकार करते हैं। ठीक है, अधिनियमित इसे लागू करते हैं, आत्मार्पित अर्थात आपको सौंपते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। अब देखिए, बेहतरीन सारे वो क्वेश्चन पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पेपर में एट इट इज आते हैं। सबसे पहली बात ये है कि क्या इसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पेपर में आता है। आप बताइएगा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। स्वतंत्रता आप देखिए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। रटा होना चाहिए, पेपर में एट इट इज आता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि अन्य तरीके से क्या पूछा था। और यहाँ पर देखिए समता, समता कितने प्रकार की समता का उल्लेख है, 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। हमने बंधुता बढ़ाने के लिए हमने क्या संकल्प भी लिया है, तो हमने प्रस्तावना में संकल्प भी लिया है। किस बात का संकल्प लिया है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला भाईचारा के लिए हमने क्या किया है, संकल्प लिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पिकअप होता है, ये आप फिल्टर कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, और भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लें कि आखिर में कितने प्रकार, ये सारी चीज़ें देख लिए। अब हम देखें कि ये 3 जो शब्द हैं, जो 3 शब्द हैं, इन्हें कब जोड़ा गया, इन्हें कब जोड़ा गया और कैसे जोड़ा गया, ये बात हम लोग देखते हैं। इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में आज तक के इतिहास में एक बार और मात्र एक बार संविधान संशोधन किया गया है। यही पेपर में आता है कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार कब किया गया है, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या क्या शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता, 3 शब्दों को क्रमशः प्रथम पैरा में 2 शब्द और छठे पैरा में 1 शब्द। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल पेपर में पूछे गए हैं, पैरा तक पूछ लिए हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन अभी पीसीएस में इस तरीके से पूछ लिया था। ठीक है, कि ये क्रम लगाओ। ठीक है, पहले न्याय, मतलब न्याय कितने प्रकार का है और कौन सा क्रम है, तो न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है और यहाँ पर समता 2 प्रकार का है। और ये क्रम भी पूछ लिया था कि पहले ये है कि ये है कि ये है, या ये 3-3-2-5 था या 5-3-2, इस तरीके से। तो पढ़ना हम सभी लोगों को यही रहता है, बट ये है क्या कि वो तरीका आपको ध्यान हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से उन्हें कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इस प्रस्तावना को अन्य ढेर सारे थिंकर्स या ढेर सारे लोगों के द्वारा, क्या क्या बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या क्या कहा गया। ठीक है, इस संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
दर्पण कहा जाता है संविधान निर्माताओं के जानने समझने, उनके विचारों को जानने समझने की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि हम भारत के लोग क्या करेंगे, भारत को कैसा बनाएंगे, भारत के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देंगे और हम कैसा संकल्प लेंगे, ठीक है, ऐसा आने वाला भारत कैसा होगा, इसका जिक्र, ठीक है, तो उनके विचार ही तो इसमें दिखते हैं। समझ गए ना? ठीक है। उसके अलावा आप देखिए तो जैसे सुभाष कश्यप जी कहते हैं, ठीक है, कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, यदि प्रस्तावना उसकी आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ऐसा कौन कहता है? सुभाष कश्यप जी कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार जैसे के.एम. मुंशी जी कहते हैं कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारी राजनीतिक जन्म कुंडली है। ठीक है, जन्म कुंडली है। ठीक है। और आपने देखा, अब देखेंगे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कहते हैं कि संविधान की क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है। आप इसके अलावा भी ढेर सारे वक्तव्य इसके संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है। तो संविधान को क्या कहा जाता है आप देख रहे हैं। बस ध्यान अब कहाँ आपको रखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बी आर अम्बेडकर जी द्वारा क्या इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। बाकी सभी पेपर में आए आप टिक कर देना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, परंतु बी आर अम्बेडकर के शब्दों में प्रस्तावना संविधान की आत्मा न होकर के बल्कि अनुच्छेद 32 के तहत आने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, उसको संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। ठीक है। एक जिक्र और जानते रहेगा कि ठाकुर, ये तो सुभाष कश्यप जी ने कहा है, के.एम. मुंशी ने जन्म पत्री कहा है। ठीक है। और ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। ठीक है। उसके अलावा अब बात एक और है इससे रिलेटेड, आप समझ लीजिए कि क्या संविधान का अंग प्रस्तावना है या नहीं। इस बात का प्रश्न सबसे अच्छा बनता है। ठीक है। तो दो केस आप देख लीजिएगा। एक केस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। दो केस यहाँ पर पिकअप कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थात संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो विवाद उत्पन्न हुआ उसे सॉर्ट आउट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक केस थी, पहली केस 1960 में इनरी बेरूबारी की केस। कौन सी? इनरी बेरूबारी केस 1960, जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। ठीक है। अर्थात इसमें कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक। तो अर्थात इस इनरी बेरूबारी केस में क्या कहा गया है? तो बेरूबारी केस में ये कहा गया है, ठीक है, वाद कहते हैं, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता तो आखिर में ये तीन शब्द बाद में जोड़े कैसे गए? तो आगे केस एक आती है 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसे आप भूल ही नहीं सकते। अभी केशवानंद जी का डेथ भी हुई है। ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो वादा है उसमें संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आप देखेंगे इस वाद का दो मतलब निकल के आए। एक आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। सबसे पहली बात तो आप देखिएगा 13 जजों की बेंच, आज तक के इतिहास में सबसे अधिक जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई बनी है। तो 13 जजों की कौन सी है? यही 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसमें वाद जो आया वो ये आया
कि नहीं, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। जैसे शेष भाग होते हैं उसी प्रकार ये अभिन्न अंग है, ऐसा कहा गया। अर्थात ऊपर लिखी बात अर्थात बेरुबारीवाद को पलट दिया गया, अंग मान लिया गया। अर्थात अब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था। और इस प्रकार यहाँ पर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बोली गई कि संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन कर तो सकते हैं, परंतु उसकी मूल भावना अर्थात संविधान निर्माताओं की मूल भावना जो लिखे हैं, वो जिस भावना के साथ लिखा है वो मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, इसी वाद में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पूछा जाता है किस वाद में आया, तो आप याद रखेंगे। इसी को आधार मानते हुए अर्थात इसी केस को आधार मानते हुए यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट किया गया है आज तक, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा, ठीक है, कि कैसे प्रस्तावना लिखी गई है, क्या उसका उद्देश्य है, और प्रस्तावना के संबंध में लोगों ने क्या कहा है, और प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ तो किस प्रकरण के कारण हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद का ही कॉन्सेप्ट है, इसी में बेसिक स्ट्रक्चर आया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रस्तावना को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर इस बारे में हमने थोड़ा सा अब बता देता हूँ कि यही है हम भारत के लोगों का मतलब है कि भारतीय संविधान को पावर, पूरे भारतीय संविधान को पावर कौन देगा, तो हम भारत के लोग देंगे। अर्थात यदि कोई कह दे कभी कि संविधान सर्वोपरि है या भारत की जनता, दोनों ही ऑप्शन हो, तो पहले आप क्या टिक कर लेना, भारत की जनता। अर्थात संविधान को भी पावर देने की क्षमता किसमें है, हम भारत के लोगों में है। अर्थात आवश्यकता पड़ती है तो हम भारत के लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रस्तावना कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू क्लास।